Hi everyone, my name is Shukra Singh and in this video we will solve sample paper for a chapter number 3rd, that is pair of a linear equation in two variables. And in case you are still struggling with the previous chapters, that is real numbers and polynomials, so I have left the link of that videos in the description box so you can check it out. And yes, if you find this video helpful, so do hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share it out with your friends. So there are some points which you have to remember first, क्योंकि आपका पूरा लीनियर इक्वेशन इस पॉइंट्स पर ही आएगा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि आपका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में होता है क्या है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट कहलाता है ना. और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, या तो एक हो या उससे ज्यादा. एटलीस्ट वन मीन्स हैविंग वन और मोर देन वन, राइट. सो कंसिस्टेंट में आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंस लाइन. इंटरसेक्टिंग में होता है a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है. अच्छा, ये a1 और a2 और b1 b2 क्या है, राइट. सो हमारे पास दो इक्वेशन होती है, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ऑब्वियसली दो इक्वेशन होंगे तभी पेयर बनेंगे, राइट. एंड टू वेरिएबल्स की बात की गई है, यानी x एंड y आर दी टू वेरिएबल्स. सो हमारे पास ये इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equals to 0, where c is constant term. सो दो इक्वेशन है तो हमने एक को 1 से डिनोट कर दिया और दूसरे को 2 से. सो यही हमने कंपेयर किया है a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2. ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है. एंड इंटरसेक्टिंग लाइन हैज ओनली वन सोल्यूशन और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, जहां पे आपको सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है. एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन हो या उससे ज्यादा, तो एक सोल्यूशन तो हमें मिल गया. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोइंसिडेंस लाइन. कोइंसिडेंस लाइन मतलब एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन. उसका कंडीशन ये होता है a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, where coincidence line has many solution. Obviously एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो आपको हर जगह पे कितने भी पॉइंट्स मिल सकते हैं. सो इट रिप्रेजेंट मैनी सोल्यूशन. एटलीस्ट वन सोल्यूशन का मतलब या तो एक सोल्यूशन हो या कितने भी हो सकते हैं, अप टू इन्फिनाइट. सो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है कंसिस्टेंट में. एंड दूसरा है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट हैज नो सोल्यूशन. सो उसके अंदर आता है पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन हैज नो सोल्यूशन. ये लाइन दूसरे की पैरेलल है जहां पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है. सो पैरेलल लाइन हैज नो सोल्यूशन और उसका केस ये होता है कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2. बस आपको यही ध्यान में रखना है. बाकी क्वेश्चन देखते हैं. अगर मैं थियोरेटिकली क्वेश्चंस की बात करूं इस चैप्टर पर, तो कुछ वो इस तरह से हो सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ. आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, वन और मैनी सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. सी कंसिस्टेंट में दो पॉइंट्स होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन. सो इंटरसेक्टिंग लाइन में आपकी कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये होता है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. आपके पास फोर्थ ऑप्शन में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है, एक तो चलो हमें मिल गया. कोइंसिडेंस लाइन में आपका पॉइंट क्या होता है कि हैज मैनी सोल्यूशन. सो मैनी सोल्यूशन में टू सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है जहां पे वन और मैनी सोल्यूशन दोनों ही दिया होगा. सो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे और ये वन और मोर मैनी सोल्यूशन वाला ऑप्शन होगा. नो सोल्यूशन की तो कुछ बात ही नहीं हो सकती. सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. और जैसे इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज, तो आपके ऑप्शन होंगे पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन. सो हमें पता है कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल कोइंसिडेंस लाइन होता है. तो आपके पास पैरेलल लाइन तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट हो गया. इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ऑलवेज कोइंसिडेंट भी होता है, लेकिन आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, जो कि हमारे पास दोनों होता है. दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है. सो ऑब्वियसली ये फोर्थ ऑप्शन होगा, ये सेकंड और थर्ड नहीं होगा. ये
एक ऑप्शन देख के फट से टिक मत कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन ये हो सकता है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन इन अ लीनियर इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग इन कोइंसिडेंट लाइन। सो ऑप्शन ये हो सकता है जैसे 0, 1, 5 एंड infinite many solution. So as we know that coincidence line has many solution. many का मतलब ये है या तो 2 हो या तो 5 हो या अप टू इन्फिनाइट हो। तो अगर आपको ऑप्शन में इन्फिनाइट दिया है तो आप इन्फिनाइट पर ही टिक करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट theoretically based question. Let's see numerically based question. So in the first question we have, for what values of k do the equation this and this represent two lines intersecting at a point? And as we know that the case for intersecting line is a1 by a2 not equals to b1 by b2. So here a1 is k by a2 is 3 not equals to b1 is -2 and b2 is 1. So obviously ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, हमें k की ऐसी क्या वैल्यू रखनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस में सजेस्ट करूंगी कि आप ऑप्शन पुट करें और इस तरह से आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे और फिर आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ए लिया ऑप्शन 3, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूं तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। सो 1 नॉट इक्वल्स टू -2, ये ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट चेक करते हैं k इक्वल्स टू -3, अगर मैं -3 पुट करूं तो हमें -1 मिलेगा। -1 नॉट इक्वल्स टू -2, ये भी सही है, ये भी सही है, ये बी भी सही है। एंड ऑप्शन सी अगर मैं लूँ तो ऑप्शन सी है k की वैल्यू 6 पुट किया, 3, 2 नॉट इक्वल्स टू -2, ये भी सही है। हमारे पास 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन तो एक ही सही होना चाहिए ना। तो लास्ट देखते हैं, all real values except -6. Okay, if I'll put -6 here, -6 divided by 2 equals to this is 3. So -6 divided by 3 equals to -2. Here -2 equals to -2, मतलब ये कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। सो आपका ऑप्शन डी होगा। मतलब -6 को छोड़ के जितने भी सारे वैल्यूज है वो यहाँ पे k की वैल्यूज हो सकती है। सो आपका ऑप्शन डी होगा। ये आप ये फट से ए ऑप्शन देख के, जैसे आपने ए का k की वैल्यू पुट किया 2 और आपको देखा कि हाँ ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। नहीं, क्रॉस चेक आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये एलिमिनेटिंग मेथड बहुत सही रहता है। इसमें क्या होता है कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाते हैं, फिर आपको लास्ट में ऑप्शन सही आंसर मिल जाता है। इन दिस क्वेश्चन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर्स ऑफ अ इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन। सो यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपेरिजन यू विल गेट द आंसर कि लाइन क्या इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसमें एक है इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स एंड नंबर 2 इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट्स। ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स तो कभी होगा नहीं। जैसे कि अगर लाइन है वो आपको इंटरसेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी ना, तो ये 2 पॉइंट्स तो कभी आंसर होगा नहीं। ओके, कंपेयर करते हैं रेशियोज। a1 by a2, here a1 is 9, a2 is 18, then b1 is 3, b2 is 6, c1 is 12, c2 is 24। ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2। Therefore 1/2 equals to 1/2 equals to 1/2. So we know that coincident line में a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. So answer would be coincident line. In this question we have these equation in the form of k. So obviously we have to find the value of k. And हमारे पास condition ये है कि it has infinite many solution. And we know that coincident line has infinite many solution. और उसका condition क्या होता है, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. So here a1 is k by a2. a2 is 1 equals to b1 by b2. Here b1 is 1, b2 is k equals to k square. k square is c1 and 1 is c2. So k की वैल्यू पुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस।
मैंने पहला ऑप्शन लिया जिसमें प्लस माइनस दोनों ही है, सिंगल प्लस नहीं है। सो पहले मैंने +1 पुट करके देखा, फिर मैं माइनस करूँगी। सो अगर मैं +1 पुट करती हूँ, सो 1/1 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1/1, 1 का स्क्वायर 1, सो +1 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं -1 लेती हूँ तो देखते हैं, -1/1 इक्वल्स टू 1/-1, दैट इज -1 इक्वल्स टू -1, यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है उसका स्क्वायर +1, सो हमें यहाँ तक तो -1 मिल रहा था, बट यहाँ पे हमें +1 मिल रहा है, दैट मीन्स ये नॉट इक्वल है। सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि -1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। सो -1 वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 तो कोई चांस ही नहीं है, बट फिर भी चेक कर सकते हैं। सी अगर 2 पुट करूँ, 2/1 इक्वल्स टू 1/2, कहाँ 2 इक्वल्स टू 1/2 कैसे हो सकता है? सो 2 वाली कंडीशन भी नहीं है। एंड सो बचा क्या? D। 1 में हमने सबसे स्टार्टिंग में +1 पुट किया जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, तो आपका ऑप्शन होगा D। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। सी क्वेश्चन बनाना बहुत इजी होता है। MCQ में अगर कुछ ट्रिकी होता है ना, तो वो होता है ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस ऐसे देंगे कि आपका आंसर जो गलत होगा ऑप्शन वो भी आ रहा होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बहुत ध्यान से ऑप्शंस देखना, फिर ही टिक करना। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे ही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पर बेस्ड थे, जिसमें आपको तीनों ही केसेस यूज करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ रहा था। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y by using any method, either substitution or elimination और cross multiplication। जैसा कि MCQ बेस्ड है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इक्वेशन देख के ये सोचें कि कौन सा मेथड, किस मेथड को यूज करके आपको x और y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव इक्वेशन लाइक x + y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू 4 और 5 व्हाटएवर। सो इस केस में एलिमिनेशन मेथड बहुत जल्दी वर्क करेगा। कैसे? x + y इक्वल्स टू 4, दूसरी इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू 4, सो +y - y कैंसल आउट, एंड x + x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 8, सो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8/4, दैट इज 2। x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द ओरिजिनल इक्वेशन, सो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में आपको जल्दी आंसर मिला। सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर फॉर्म, क्योंकि ये 1/समथिंग में है। सो आपको पता है 1/समथिंग हो तो आप उसको कॉमन लेके u और v की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि इसमें 1/x + y आप u ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में 1/x + y 1/x + y कॉमन है, और दूसरी इक्वेशन में 1/x - y 1/x - y कॉमन है, तो उसको v ले लेंगे। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे 3/x + y है और यहाँ पे 9/x + y है, तो क्या मैं 3/x + y डायरेक्टली कॉमन ले लूँ? इससे आपका और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सी अगर मैं 3/x + y कॉमन ले लूँ, जिसे मैं u ले लूँ, और दूसरा मैं ले लूँ 2/x - y, जिसे मैं v ले लूँ। सी यहाँ पे 2/x - y, यहाँ पे 4/x - y है। अगर यहाँ पे 1/x - y होता तब आप 1 लेते, आई मीन 1/x - y लेते rather than 2/x - y। सो अब हमने ये अज्यूम कर लिया। सो इसको मैं u पुट कर दूँ प्लस इसको मैं v रख दूँ इक्वल्स टू 2, ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी होगी, यहाँ पे 9 है और हमने 3/x + y लिया है, यानी 3u + 2v इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और आपको u और v की वैल्यू मिल जाएगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ u हेयर एंड v हेयर, तो आपको उससे एक और इक्वेशन मिलेगी x और y के फॉर्म में। फिर वहाँ पे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड सुटेबल होगा वहाँ पे आप वो लगाएंगे, उससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, आई मीन
x और y की वैल्यूज ऑप्शंस में होंगे तो आप ये कर सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट करें और इसे सॉल्व करने पे अगर 2 की इक्वल आ गया तो वो ऑप्शन सही होगा। सिमिलरली सेम ऑप्शंस आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर वो 1 के इक्वल आ गया तो वो आपका ऑप्शन 100% करेक्ट होगा। आपको दोनों ही इक्वेशन वेरीफाई करना होगा, ये नहीं कि एक इक्वेशन वेरीफाई किया और दूसरा इक्वेशन रहने दिया, क्योंकि आपके ऑप्शंस इस तरह से होंगे कि एक ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, दूसरा नहीं कर रहा होगा। सिमिलरली दूसरी वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी इस इक्वेशन में, तो इसको नहीं कर रही होगी, तो आपको ये क्रॉस चेक करना होगा। तो आपको इस तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। मुझे लगता है कि आपको ऑप्शंस पुट करके निकालना ज़्यादा सही रहेगा, ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट अगर आप ये बहुत फास्टली कर रहे हो तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इस क्वेश्चन में भी आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले, उसके बाद आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में 2x/3 और यहाँ पे x/2 है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 3, 2, 6 का एलसीएम 6, यहाँ पे 6 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 2 इंटू 2 4, 4x, यहाँ पे आपको 6 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3y, और यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो डायरेक्टली 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। 6 है उसको मैंने राइट शिफ्ट किया, सो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज इक्वल्स टू 0, सो ये 6 तो एलिमिनेट हो गया। सो आपको ये इक्वेशन मिल गया। क्या ये लीनियर फॉर्म में है? ऑब्वियसली। एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2, 3 का एलसीएम 6, एंड यहाँ पे आपको 6 चाहिए, सो 2 इंटू 3, x इंटू 3, सो 3x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू 3। ये 6 राइट शिफ्ट हुआ, एलिमिनेट हुआ, आपको ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। आपके पास 2 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे कि जो आपको ऑप्शन में x y की वैल्यू दी गई है वो आप यहाँ पे पुट करें और फिर देखें कि क्या वो पुट करने पे 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर होगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। आपको दोनों ही इक्वेशन में चेक करना है, ये नहीं कि एक इक्वेशन में किया दूसरे को रहने दिया, नहीं, दोनों में ही चेक करना है। ये तो हो गए आपके डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको 2 इक्वेशन दी है और फिर आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट कैटेगरी है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको एक लैंग्वेज दे दी जाएगी जिससे आपको 2 लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा और फिर x और y की वैल्यू निकालना होगा। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है कि आप अगर जहां आपने 2 लीनियर इक्वेशन निकाल लिया उसके बाद तो सेम ही वर्क होगा, है ना। इधर यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड, या ऑप्शन में जो वैल्यूज है वो पुट करके वेरीफाई करना होगा। तो मेन टास्क क्या होगा कि आपको 2 इक्वेशन जनरेट करना होगा। सो लेट्स सी। सो इन द क्वेश्चन 5 pens and 7 pencils together cost rupees 50, whereas 7 pens and 5 pencils together cost rupees 40. So the cost of 1 pen is, so first of all you have to assume the cost of 1 pen and 1 pencil. Let मैंने 1 पेन का assume कर लिया कॉस्ट x रुपीज। सिमिलरली 1 पेंसिल का कॉस्ट मैंने assume किया y रुपीज। सो अगर 1 रुपये, अगर 1 पेन का x रुपीज है तो 5 पेन्स के रुपीज क्या होगा? 5x, and if 1 pencil cost is y rupees, then what would be the 7 pencils cost? 7y, 7 into y, और दोनों का कॉस्ट इक्वल्स टू 50 है, सो एडिशन परफॉर्म होगा, इक्वल्स टू 50। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली 7 pens and 5 pencils together cost rupees is 40, so 7x plus 5y इक्वल्स टू 40। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप ऑप्शन पुट करके चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास y की वैल्यू नहीं है, और बेसिकली आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि आपसे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछा गया और पेन हमारा क्या assumption था? x। सो आपको x की वैल्यू बताना है, कहीं ये मत करना कि y की वैल्यू बता देना।
सो पहले आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग एनी मेथड, और उससे आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। जो भी x की वैल्यू मिलेगी आपको, वो आपका आंसर होगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा। सो दैट्स इट। सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एजेस। एजेस में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 5 ईयर हेंस, इसका मतलब ये होता है कि आज से 5 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात की गई है। डायरेक्टली आफ्टर 5 ईयर्स पे दे सकते हैं क्वेश्चन में, बट हाँ अगर 5 ईयर हेंस दिया है तो सी द एज ऑफ अ मैन शैल बी 3 टाइम्स। शैल बी यानी आज से कुछ साल बाद की बात की गई है ना। ये तो हो गया फ्यूचर का। ओके, अगर आपकी प्रेजेंट एज है 10 ईयर, ओके, तो आज से 5 साल, सॉरी आपकी 10 नहीं होगी, आई थिंक आप अगर आप 10th में तो 15-16 होगा या 14। सो अगर आप 15 के अगर, तो आज से 5 साल बाद आप 20 के हो जाएंगे, यानी एडिशन परफॉर्म हुआ है, राइट। और अगर मैं पास्ट की बात करूं, यानी 5 ईयर अगो या 5 ईयर अर्लियर, इस तरह से लैंग्वेज दिया होगा। अगर 5 ईयर्स अर्लियर दिया तो द एज ऑफ अ मैन वॉज, यहाँ पे शैल था क्योंकि फ्यूचर की बात थी, और यहाँ पे पास्ट की बात है यानी वॉज। बहुत ही अंडरस्टूड चीज़ें हैं। सो अगर फ्यूचर की बात हो रही है, जैसे कि अगर आज आपकी प्रेजेंट एज 15 है, तो ऑब्वियसली 5 साल पहले आपकी 10 होगी। 10 यानी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है। तो आपको बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, बाकी आपको इक्वेशन इजीली मिल जाएगा, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना ये आप अच्छे से जानते हैं। सो लेट्स सी इन दिस क्वेश्चन, 5 years hence the age of a man shall be 3 times. Okay, first of all assume the age of man and son respectively. Let man age be x and his son age be y. तो उनकी प्रेजेंट एज x है और सन की प्रेजेंट एज y है। सो 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son. ये होगी आपकी एक इक्वेशन का लैंग्वेज। सो 5 ईयर हेंस यानी x प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू मैन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। सन की भी एज 5 होगी, y प्लस 5 होगा, और कितने टाइम्स दिया है? 3 टाइम्स। तो आपकी ये हो गई पहली इक्वेशन। ओके, मैन एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, और कितने साल बाद की बात की गई है? 5 साल बाद की बात है। एंड whereas 5 years earlier यानी x minus 5 y minus 5, दोनों में ही -5 होगा क्योंकि दोनों की ही बात की गई है। 5 years earlier the age of man was 7 times the age of his son, यानी 7 of y minus 5। ये होगी आपकी दूसरी इक्वेशन। आप ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई करना और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको ऑप्शन में x की ही वैल्यू दी गई होगी क्योंकि आपको प्रेजेंट एज ऑफ मैन पूछा गया है, और हमने अज्यूम क्या किया था? प्रेजेंट एज मैन की x। तो आपको दोनों ही इक्वेशन सॉल्व करना होगा, उसमें आपको x की वैल्यू जो भी मिलेगी वो आपका आंसर होगा। सो इस तरह से एजेस वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे हो सकता है। सपोज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज समथिंग, एंड दूसरी इक्वेशन आपसे ये दे दी गई कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय समथिंग एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय समथिंग, देन द फ्रैक्शन वुड बी 3/2, 4/5, व्हाटएवर इट इज। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? ओके, इस केस में आपने न्यूमरेटर को x अज्यूम किया और डिनोमिनेटर को y अज्यूम किया। सो आपकी पहली इक्वेशन तो सम हो गई, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या था कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय समथिंग, यानी x प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय समथिंग, यानी y माइनस समथिंग इक्वल्स टू जो आपको फ्रैक्शन दिया है वो वैल्यू। तो उससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? x बाय वाई। तो आपकी जो भी x की वैल्यू होगी दैट इज न्यूमरेटर, एंड y की जो वैल्यू होगी दैट इज डिनोमिनेटर। सो वो आप x में पुट करेंगे और y में, सो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, फिर आपको मैच करना होगा, वो आपका आंसर होगा। एंड अगर मैं रेक्टेंगल पे क्वेश्चन बात करूँ तो ये हो सकता है कि सपोज half of the parameter of rectangular garden is something, and if width is something more than the length, so आपको और पूछा ये जाएगा कि what is the area of rectangular garden। so हमें पता है
रेक्टेंगल एरिया रेक्टेंगल का होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ। सो उस केस में भी आपको x और y दोनों ही फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.1 में है आपके एनसीईआरटी में। सो आई हैव ऑल्सो लेफ्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड जैसा कि लीनियर इक्वेशन में असर्शन एंड रीजंस पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, जैसे हमें पता है असर्शन एंड रीजन पे आपके 4 ऑप्शंस कुछ इस तरह से होते हैं। सपोज जैसे कि असर्शन दे दिया और रीजन दे दिया, तो पहला ऑप्शन आपका ये हो जाता है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों ही सही है बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तीसरा ये हो सकता है कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। सिमिलरली वाइस वर्सा, assertion is wrong and reason is correct। सो इस तरह से आपके ऑप्शन होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए, फॉर k इक्वल्स टू 6 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 3x प्लस ky प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। सो वी नो दैट इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट होता क्या है, इनकंसिस्टेंट हैज नो सोल्यूशन, दैट मीन्स इट हैज अ पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। so here a1 is 1 by a2 3 equals to 2 by b2 यानी k equals to 3 divided by 6। ये हमारी नॉट इक्वल होना चाहिए, तो k की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे ये नॉट इक्वल आए, है ना। सो k की वैल्यू होनी चाहिए, दिया इन्होंने 6। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करें सो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 सही है। नॉट इक्वल्स टू 3/6, 3/6 क्या होता है, 1/2 होता है। सो ये तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2, यानी k की वैल्यू 6 एकदम सही है। सो असर्शन इज करेक्ट। एंड रीजन क्या दिया है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c, जनरल इक्वेशन दी गई है आपको, इज इनकंसिस्टेंट, देन ये कंडीशन दी है। हमें पता है, अभी हमने देखा इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। बट यहाँ तो आपको इक्वल दिया, ये कोइंसिडेंट लाइन का केस है जो कि कंसिस्टेंट होता है। सो रीजन तो आपका गलत हो गया, यानी आपका आंसर सी होगा, जो कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपकी असर्शन रीजन क्वेश्चन लाइंस पर ही बेस्ड होंगे।